हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट हमारी बुक चल रही है और उसी में जो है हमारा चैप्टर जो है आपका सेकेंड चल पड़ा था। हम देख रहे थे समाजवाद और रूस में क्रांति, इन सारी चीजों को पढ़ रहे थे। तो कल हमने रूसी क्रांति को पढ़ा और देखा आपका रूसी क्रांति किस प्रकार से चली थी। ये देखने के बाद हमने देखा रूस का साम्राज्य कहाँ तक था। रूस की जो आपका रूस है उसकी अर्थव्यवस्था और समाज को जानने का प्रयास किया और अर्थव्यवस्था और समाज को जानने के साथ रूस में समाजवाद कैसे फैला ये हमने देखा। तो एक बार जितना पढ़ा है उसको देख लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ो। तो एक पार्टी बनी थी, कौन सी आपको पता होना चाहिए। आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बनी थी। और दूसरी पार्टी कौन सी बनी थी आपका, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा खेमा था आपका सामाजिक लोकतंत्रवादी। क्लियर है, ये खेमा बना था। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम देखेंगे किस तरह से है चीजें। संगठनात्मक रणनीति के सवाल पर गहरे मतभेद थे। बालामेदीर लेकिन बोसोविस खेमे के मुखिया सोचते थे कि राजा सशक्त रूसी जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यधिक अनुशासित होनी चाहिए। कह रहे जो हमारे यहाँ पार्टी है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत अनुशासित होनी चाहिए। ये कौन सोच रहा है उस समय, वहां का राजा है वो सोच रहा है। और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। कह रहे भाई जो भी मेंबर बनेंगे, जो भी उसकी संख्या होगी और जो भी उनका लेवल होगा, मेन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था कि पार्टी के सभी सदस्यता को दी जानी चाहिए। ये कह रहा है कि भैया पार्टी की हर मेंबरशिप सबको मिलनी चाहिए, एक गुट ये कह रहा है। अब क्या होता है, इसी उथल पुथल का समय है 1905। अब कहाँ उथल पुथल हो रही है, ये भारत में नहीं हो रही बच्चों, ये है रूस में हो रही है। क्योंकि पहले हम आपका फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी समाज को पढ़ चुके हैं, उसकी व्यवस्थाओं को पढ़ चुके हैं, आखिरकार क्रांति क्यों हुई थी। क्लियर है, लुइस 14 कैसे शासक बन रहा था वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये हम रूस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम आम भाषा में आपका रशिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो रूस में कैसे क्रांति फैली, कैसे वहां आपका समाजवाद आया, कैसे वहां निजी संपत्ति को त्याग दिया गया, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या आपका नरेशन रहा है, ये सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। अब है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। 1905 में क्या हो रहा है, आपका उथल पुथल हो रहा है, आपकी क्रांति उथल पुथल हो रही है। चलिए ध्यान दीजिए, कम से कम आप अगर कहानी को सुनेंगे, स्टोरी को, तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कह रहे रूस का एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश का मतलब होता है सारे कानून सत्ता अपने हाथ में, जनता के पास कोई राइट्स नहीं, जो भी करेगा अपनी मन मर्जी से करेगा, उसको कहते हैं निरंकुश। बहुत बार आपको शब्दों में पढ़ने के लिए मिलता है। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत, अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत मतलब, अब देखिए हम कल आपका देश देख रहे थे, कौन से यूरोपियन कंट्री हम आपका देख रहे थे मैप में। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, कहाँ गया यूरोप का मैप। ये देखिए, ये सारी यूरोपियन कंट्रियां हैं। क्लियर है, तो जो व्यवस्था रूस में थी वो कहाँ नहीं थी, ऑस्ट्रिया और हंगरिया में नहीं थी, जर्मनी में भी नहीं थी, बेल्जियम में भी नहीं थी, हॉलैंड में नहीं थी, डेनमार्क में नहीं थी, स्वीडन में नहीं थी, फ्रांस में नहीं थी, इंग्लैंड में नहीं थी, नॉर्वे में नहीं थी, रोमानिया में नहीं थी, बुल्गारिया में नहीं थी, इटली में नहीं थी, यूतानान में नहीं थी। तो यानी कि यहाँ पर व्यवस्था अलग थी थोड़ी सी। क्लियर है, इसलिए क्या कह रहा है वो, ध्यान दीजिए। शासकों के विपरीत, यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं मतलब 1900, क्लियर हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत में ही जरा राष्ट्र संसद के अधीन नहीं था। जरा मतलब ये राजा को कहा गया है। क्लियर हो गया, देखिए यहाँ आपको क्लियर किया गया है कि जरा राजा को कहा गया है। जार क्या कहा गया, राजा को कहा गया जार। अब देखिए के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। मुहिम का मतलब होता है कोई आंदोलन चलाना, कोई अभियान चलाना। देखिए उदारवादी क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उदारवादी और बाप का रूढ़िवादी और बाप का मॉडरेट क्या होते हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
ठीक। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांति को साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादी जैसे आपके पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिक समर्थक जिद्दी यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर भी आपका समर्थन मिला। यानी कि चाहे किसान हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे आपके मुस्लिम आपके बहुमूल्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने उसका आपका समर्थन प्राप्त किया कि हम संविधान किस प्रकार से बनाएंगे और आपका कैसा होगा। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरा जरूरी आपके चीजों की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। स्थिति ये थी जब चीजें महंगाई हो जाएंगी तो आपका वेतन उतना काम नहीं करता। तो हुआ क्या, 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठन की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। क्या हुई, आपका तेजी से वृद्धि हुई जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर यानी कि रूसी श्रम सभा के 4 सदस्यों को प्यूलिथ वॉल ऑरियन वर्क्स में उन्हें नौकरी से हटा दिया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सेंट पीटर्सबर्ग में 100 से ज्यादा अधिक मजदूरों के साथ घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने लगे। वेतन में वृद्धि हुई। कार्यस्थलों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए कि भैया आप एक तो आपको वेतन में वृद्धि करनी पड़ेगी और जहां काम कर रहे हैं वहां आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा और अब आपको 8 घंटे सुनिश्चित करने होंगे। ठीक, और इसी की मांग करते हुए वो लोग हड़ताल पर चले गए। क्लियर है। अब आप मुझसे पूछिए कि हड़ताल क्या होती है। क्या आपको पता है हड़ताल क्या होती है? हड़ताल में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल काम को बंद कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे, बिल्कुल काम रोक देते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मुझे बताइए हड़ताल करना मूल अधिकार है कि नहीं? बताइए, हड़ताल करना मूल अधिकार है कि नहीं? है या नहीं आपको बताना। चलिए देख के आइए घर। ठीक, इसी दौरान जब पादरी गैपन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस पीटर पैलेस यानी कि जार का महल, राजा का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसोसेक्स के ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। अब क्या हुआ, ऐसे में जब भी आपकी हिंसक आपकी घटना होती है तो जिनके पास हथियारबंद होते हैं वो हमेशा भीड़ पर भारी हो जाते। अब क्या हुआ, 100 से ज्यादा जो आपके मजदूर थे वो मारे गए। ठीक, और लगभग 300 लोग घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। कैसे हुई? खूनी रविवार से। ठीक, सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य बाप के मध्यम वर्गों, कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब क्या हुआ कि अब क्रांति हो रही है और जिस दिन 100 लोग मरे, 300 घायल हुए, 1905 की क्रांति में वो दिन था रविवार का, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, रविवार क्रांति। जिस तरीके से हमारे यहाँ आपको पता होगा कि ग्वालियर मैदान आपका मुंबई में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और जिस दिन वो आंदोलन पारित हुआ उसी को कह दिया हमने अगस्त क्रांति। तो ऐसे ही क्या कह दिया गया आपका रविवार का। ठीक, रविवार क्रांति। ये सब चीजें होती है, थोड़ा सा आप उनको ध्यान रखेंगे तो चीजें अच्छी रहती है। अब देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जरा ने एक निर्वाचित परामर्श संसद या ड्यूमा का गठन अपनी सहमति से दे दिया। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें, फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आई। होता क्या है, जब आंदोलन चलते हैं
तो हर जगह कुछ ना कुछ कुछ तो आपका ट्रेड यूनियन बन जाती हैं, फैक्ट्री में अपनी कमेटियां बन जाती हैं। ठीक, तो ये चीजें आ रही थी। 1905 के बाद ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगी थी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जरा ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। अब आप एक शब्द आ रहा है ड्यूमा, अब आप पढ़िए, मैंने पीछे पढ़ाया, आपको बताया है। वह किसी भी तरह जवाबदेह या अपनी सत्ता पर किसी तरह से अंकुश नहीं चाहता था। कौन? राजा नहीं चाहता था। जनता तो विरोध कर रही थी कि कोई भी मेरे को कंट्रोल करे, और कभी कोई भी राजा चाहेगा ही नहीं कि उसके पास कोई प्रतिनिधि सभा बैठे जिसको होल्ड करे। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई प्रतिनिधि सभा आपके कानून बनाए और मेरी बस सहमति ना सहमति एक बराबर हो जाए, मैं नाम का राजा हो जाऊं, ऐसे कोई नहीं चाहेगा। ये सारी चीजें ही क्या थी, उनके साथ आपका घटित हो रही थी। ठीक, अब देखिए ये हो गया। ठीक, उसने मतदान कानून में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था का विरोध करते हैं उनको कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक, उदारवादी और क्रांतिकारी को बाहर रखा गया। अब क्या हो गया, उसने उदारवादियों को बाहर कर दिया गया और अन्य लोगों को अंदर घेर दिया गया। तो ये स्थिति थी 1905 की उथल पुथल की। जरा इस पर नजर दौड़ाइए, फिर हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्लियर है? देखिए, चलिए देख लिया आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहला विश्व युद्ध और रूसी समाज के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जीआईसी जखोल, आपका कैमरा थोड़ा सा आपका ठीक नहीं हो रहा बेटा, खड़ा कर कर कोई भी बच्ची खड़ी हो जाइए और कैमरे को ठीक कर दीजिए। जीआईसी जखोल, जीआईसी जखोल, थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए कैमरे को। जीआईसी जखोल की कोई भी बच्ची? चलिए, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसी के साथ रूसी समाज की। क्लियर है? आप देखते हैं क्या हो रहा है ये व्यवस्था में। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा। दो यूरोपीय गठबंधन, गठबंधन मतलब जो, अब मान लीजिए एक देश हो गया, कुछ देश मिलकर बने, और एक देश मान लीजिए फ्रांस और आपके जर्मनी मिल गए, इस तरीके से कुछ देश अभी पढ़ेंगे हम कैसे कैसे। ठीक, एक खेमे में, खेमा मतलब गठबंधन, एक खेमे में कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यानी कि जिस खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था उसको कहा गया सेंट्रल पावर, केंद्र शक्ति। ठीक, और दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। ठीक, इनको कहा गया मित्र राष्ट्र। क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र। ठीक, क्या कहा गया इनको? मित्र राष्ट्र। ठीक है, अब देखिए, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहते थे। अब बाहर कैसे फैला? क्योंकि सबके क्या थे? वैश्विक साम्राज्य थे। ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा था, ठीक, फ्रांस कहीं और शासन कर रहा था, इस तरीके से जर्मनी का कहीं और साम्राज्य था, फ्रांस एशियो का भी आप देख सकते हैं भारत में भी आए और आपका इंडोनेशिया भी गए। क्लियर है? तो इस तरीके से हर देश कहीं ना कहीं उनके उपनिवेश काम कर रहे थे। जब झगड़ा कहीं भी होगा तो उसका जो प्रभाव है, जहाँ लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र के, वहां भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। वही चीज यहाँ हो रही थी कि यूरोप में होने के साथ उपनिवेश में भी इनकी स्थिति अलग थी। ठीक, अब देखिए, कह रहे यह पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, कह रहे यही पहला विश्व युद्ध माना जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आप दो लाइन बनाइए, इस तरीके से लिखिए कि एक, यहां लिखिए सबसे पहले
आपका सेंट्रल पावर लिखिए और बी में लिखिए यहाँ मित्र राष्ट्र। ये बहुत जरूरी है, बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। यहाँ लिखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। फिर मित्र राष्ट्र में लिखिए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया। इनको यहाँ लिखिए तो आपको पता लग जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमे, दो गुट कौन कौन से थे। तो एक सेंट्रल पावर थी, एक आपका मित्र राष्ट्र है, और दोनों के नाम आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। कोई आपसे पूछ ले कि कौन किसके गुट में था तो आपको पता रहेगा, इसलिए आप इनका नाम लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें थोड़ी स्टोरी क्लियर रहेगी तो फिर हमको कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है? कह रहे हैं कि इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। युद्ध चल रहा है और आपको पता है कौन सा खेमा है? सेंट्रल पावर का खेमा है, सॉरी मित्र राष्ट्र में है रूस। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में तो इसे काफी समर्थन भी मिला, अब बाद में क्या होगा, समर्थन थोड़ा सा अलग चला जाएगा। जनता राजा का साथ दिया, जार का, मतलब जार मतलब राजा को कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने यानी कि राजा ने ड्यूमा, ड्यूमा वहां की संसद को कहते हैं, मौजूद मुखिया पार्टी की सलाह लेना छोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संसद है, क्लियर है, ऐसी वहां क्या है, ड्यूमा है, क्लियर है, उसका सलाह लेना छोड़ दिया। उनके प्रति जन समर्थन कम होने लगा था। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बल पाती होने लगी थी, यानी कि बढ़ने लगी थी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण काफी लोग ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मनी का नाम था। ठीक, और जारिना यानी कि जार की पत्नी महारानी अल-कस्तन ने जर्मनी का मूल होने और उनके घटिया सलाहकार और खास तौर पर रासपोतेन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बता दिया। वहां भी बहुत सारे संत सन्यासी हुए हैं, उन्हें क्या कह दिया, ये बड़ा अलोकप्रिय है। प्रथम विश्व युद्ध के, ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर आपका चल रही लड़ाई में पश्चिमी मोर्चे से लड़ाई से भिन्न थी। यानी कि पूर्वी मोर्चे में जिस तरह का लड़ाई थी, ऐसी आपकी पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई नहीं थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों के लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सैनिक ने काफी बड़ा फैसला तय कर दिया। इस मोर्चे पर बहुत सारे तैनात सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मन ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। कैसी है? भारी पराजय जो है आपकी झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना टिकी ना रह सके। फसलों और इमारतों का के विनाश से रूस के 30 से ज्यादा लाख लोग शरणार्थी हो गए। इन हालत में सरकार और ज़रार दोनों ही अलोकप्रिय बना दिया गया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। अब देखिए, ये दिखाए गए हैं उस टाइम के सिपाही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही जो शाही रूसी सेना में थे, रूसी इस्टेमर होल्ड कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी उस जमाने की, और सेना में अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया और जरा की सत्ता भी ढह गई। अब देखिए, ये पूरा दिखाया गया है किस तरीके से सैनिक भरे हुए बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो सैनिक कैसे युद्ध लड़ता है और किस तरह की चीजों को झेलता है, वो बहुत अच्छे से ही उनको फेस करता है, वही जान सकता है। देख लिया? चलिए, तो ये स्थिति थी रूस की। तो अगर पीछे कुछ पूछना है आपको, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू पढ़ने का प्रयास किया कि भैया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की सेंट्रल पावर में थे, केंद्र शक्ति इनको कहा जाता है, केंद्रीय शक्ति।
वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और आपका रूस भी हार गया था। ब्रिटेन और फ्रांस और इटली, ये 3 लोग बहुत अच्छे से लड़े थे, तो इन लोगों को मित्र राष्ट्र कहा गया था। ठीक, ये कैसे कैसे युद्ध हुआ, किस कारण लोकप्रिय अलोकप्रिय हुआ, रूस की क्या स्थिति रही, इसको हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आखिर में किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो सेना कैसी थी, क्या कुछ था, इसके विषय में और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।